A small mass slides down an inclined plane of inclination theta with horizontal. The coefficient of friction is mu is equal to mu naught x, where x is the distance through which mass slides down and mu naught is constant. Find the distance covered by mass before it stops. डायग्राम बनाते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इसका. देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, यहाँ तक बनाते हैं और मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, थीटा एंगल है. इसके बाद देखिए ध्यान से आप, अब यहाँ से हमने मास को छोड़ा है, m मास को, और मान लेते हैं मास कुल मिलाकर x डिस्टेंस चला होगा और x डिस्टेंस चलने के बाद ये मास रुक गया होगा ऐसे, स्टॉप्स. तो यहाँ v इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी v इज इक्वल टू 0. यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू 0 आ गया. तो यहाँ से आप देखिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा आपका. तो चलो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाई mg को हम लिख देते हैं. देखो mg का वर्क कितना आएगा, तो आप देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x, ये थीटा हो जाएगा तो x साइन थीटा हमारा आ जाएगा, x साइन थीटा हमारा आ जाएगा ये. सो ये हो जाएगा प्लस mg मल्टीप्लाई बाय x साइन थीटा इज इक्वल टू 0. देखो पॉजिटिव वर्क होगा, mg नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा आ जाएगा. तो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए म्यू वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से मानते हैं कि जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा डिस्टेंस चला है dx. अगर ये dx चला है तो यहाँ, और ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x. तो इस रीजन में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, तो वही फ्रिक्शन फोर्स हम निकालते हैं. तो ये हो जाएगी माइनस, या चलो फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव, म्यू नॉट इंटू एक्स, ये तो हो गया म्यू. दूसरा हो जाएगा mg कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको कौन बैलेंस करेगा, mg कॉस थीटा बैलेंस करेगा. सो फ्रिक्शन फोर्स हमारी आ जाएगी म्यू नॉट एक्स mg कॉस थीटा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट एक्स mg कॉस थीटा dx आ जाएगा आपका, और माइनस साइन के साथ आएगा बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लग रही है. तो टोटल वर्क डन, ये तो डिफरेंशियल वर्क डन है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो माइनस म्यू नॉट mg कॉस थीटा, तो कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ x dx का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर x तक. हमने x माना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आ जाएगा माइनस म्यू नॉट mg कॉस थीटा, और यहाँ आएगा x स्क्वायर बाय 2 के बराबर. अब हम इक्वेट कर देते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन हमने जो लिखी है माइनस mg साइन थीटा, तो माइनस mg साइन थीटा. सो फ्रिक्शन का वर्क कितना दिया है हमें, माइनस म्यू नॉट mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस mg साइन थीटा, और यहाँ पर x भी आना चाहिए, mg साइन थीटा x है यहाँ पर, सॉरी x लिखेंगे हम, तो यहाँ भी लिखेंगे हम, यहाँ x लिखिए तो यहाँ भी x लिखिए. देखिए x से एक x कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया हमारा म्यू नॉट कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा. सो इधर से आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x है एक, यहाँ एक x है, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. सो x की वैल्यू आएगी 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट के बराबर. x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट. देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट, ऑप्शन ए ही हमारा सही है. A block slides down an inclined plane of slope angle phi with constant velocity. देखो इंक्लाइन प्लेन से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है एक ब्लॉक, इसका मतलब हुआ
कि mg sin थीटा जब यहाँ लगेगा तो इसको बैलेंस कर रहा है कोई दूसरा फोर्स. इट इज़ देन प्रोजेक्टेड अप द सेम प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 द डिस्टेंस इन विच इट विल कम्स टू रेस्ट. चलिए सॉल्व करते हैं, सिचुएशन बनाते हैं दोनों. तो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं और इसका जो एंगल है वो फाई हम बना लेते हैं. ये हमारा एंगल फाई है और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है आगे की साइड में, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी कांस्टेंट, दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स जो लग रही होगी एफ नेट, ये ज़ीरो लग रही होगी. किस डायरेक्शन में? अलोंग इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन में इस पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होगी. सो अगर नेट फोर्स पर ज़ीरो लग रही है दैट मीन्स इसका अगर आप एफ बी डी बनाएंगे तो एम जी यहाँ लगेगा. तो एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा एम जी साइन फाई. तो पीछे की साइड में एक फोर्स लगनी चाहिए एफ. ये फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकती है. इसका मतलब हुआ कि एम जी साइन फाई इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस फाई. दैट मीन्स कि म्यू की वैल्यू आ गई टेन फाई के बराबर. अब दूसरा केस ये है हमारा कि इस सेम मास को, सेम ब्लॉक को हमने ऊपर फेंका है इस पर. अब हमने जब इसको ऊपर फेंका कितनी वेलोसिटी से? v नॉट वेलोसिटी से. तो ये कितने डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पर आएगा? तो मान लेते हैं ये कुल मिलाकर x डिस्टेंस ने कवर किया. जब इसने x डिस्टेंस कवर किया है, ये फाई एंगल है, तो बेसिक इक्वेशन हम काइनेमेटिक्स से लगाकर सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो देखिए यहाँ ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी दे दी गई है हमको v नॉट. साथ साथ में एक पीछे की साइड में फोर्स लगेगी एम जी साइन फाई. और क्योंकि इसका मोशन जो है वो आगे की साइड में मोशन है तो इस पर पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी. तो फ्रिक्शन फोर्स भी हम बना लेते हैं. जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड में लगेगी एफ बांध लेते हैं इसको. तो जो इसका एक्सीलरेशन जैसे रिटार्डेशन होगा, इसमें रिटार्डेशन होगा. रीज़न क्या है कि V एंड ए में जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, दिख रहा है, अपोजिट है ना, फोर्स अपोजिट लग रही है. सो रिटार्डेशन ए को करते हैं, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई मास एम. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो म्यू इंटू एम जी कॉस फाई प्लस एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम. बट म्यू की वैल्यू तो टेन फाई है, तो यहाँ से टेन फाई एम जी कॉस फाई प्लस एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम. अब देखिए टेन फाई को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो एम जी साइन फाई प्लस एम जी साइन फाई हो जाएगा. तो टू एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ से आएगा रिटार्डेशन टू जी साइन फाई. आप सॉल्व करिए थर्ड इक्वेशन लगाकर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स. वी ज़ीरो है, यू कितना है? वी नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू टू जी साइन फाई इंटू टू जी साइन फाई इंटू एक्स. दैट मीन्स वी नॉट स्क्वायर माइनस में, तो 4 माइनस 4g साइन फाई इंटू एक्स. तो x की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन फाई के बराबर. वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन फाई. सो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन फाई, इसका आंसर बी है. फोर्स F इज इक्वल टू के टी इज अप्लाइड टू ब्लॉक ए. यहाँ पर लग रही है फोर्स एज शोन इन फिगर. द फोर्स इज अप्लाइड एट टी इज इक्वल टू जीरो. टी इज इक्वल टू जीरो से लगना शुरू हुई है. वैन सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड स्ट्रिंग इज जस्ट स्ट्रेट विदाउट टेंशन. इसमें टी इज इक्वल टू जीरो है, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर टेंशन जीरो है. विच द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज होगी ये देखिए आप. तो एनालाइज करते हैं इसको, देखिए ध्यान से. जब ये फोर्स क्या है? के इंटू टी के बराबर है. टी इज इक्वल टू जीरो पर ये फोर्स कितनी आ गई? जीरो आ गई. सबसे पहले क्या होगा? ये वाला ब्लॉक चलना शुरू करेगा. दैट मीन्स जब ये ब्लॉक मूव करेगा तभी यहाँ पर टेंशन आ सकती है. अदरवाइज जब तक ये रेस्ट पर रहेगा ये ब्लॉक तब तक यहाँ टेंशन ज़ीरो होगी. और जब यहाँ टेंशन ज़ीरो होगी तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगी? ज़ीरो होगी. तो पहले देखते हैं कि कितने टाइम पर ये ब्लॉक ए जस्ट बिगिन टू स्लाइड होता है. तो ब्लॉक ए जस्ट बिगिन टू स्लाइड. कब ये स्लाइड होगा? तो इसका मतलब फोर्स जो होनी चाहिए
फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होनी चाहिए, देखो म्यू एस इंटू एन होनी चाहिए। दैट मीन्स के टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी आनी चाहिए। तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी बाय के। इसका मतलब कि टी की ज़ीरो वैल्यू पर तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर। तो जो ग्राफ देखो, ये ग्राफ गलत हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर टी इज इक्वल टू ज़ीरो से ही फ्रिक्शन फोर्स बना रहे हैं। या तो ये सही होगा या ऐसे ही होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए कि जब ये टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब ये टी की वैल्यू इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी, तब इसमें टेंशन क्रिएट होगी, और वो जो टेंशन होगी वो फ्रिक्शन के बराबर आती रहेगी लगातार। जो टेंशन है वो फ्रिक्शन के बराबर आएगी। सो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो देखो, आफ्टर टी इज इक्वल टू म्यू एस एम जी बाई के, म्यू एस एम जी बाई के, आफ्टर टी इज इक्वल टू म्यू एस एम जी बाई के, टेंशन बिगिंस टू डेवलप। जो टेंशन है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, टेंशन बिगिंस टू डेवलप। और उसके बाद टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इन बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो आपका टेंशन होगी वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टेंशन जो आएगी टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आप एफ बी डी बनाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। हम बी ब्लॉक की एफ बी डी बनाते हैं। तो एक टेंशन टी लग रही है और एक लग रही है फ्रिक्शन फोर्स। और ए ब्लॉक की जब आप एफ बी डी बनाओगे तो एक लग रही है एफ, एक लग रही है हमारी टेंशन टी, और एक लग रही है हमारी फ्रिक्शन फोर्स। ये है हमारी म्यू एस एम जी। तो एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एस एम जी। सो यहाँ से टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एफ माइनस म्यू एस एम जी, और एफ को हम के टी लिख देते हैं। तो जो टी आएगा वो आ जाएगा के टी माइनस म्यू एस एम जी के बराबर। ठीक है, ये टेंशन, ये इस पर हम देख रहे हैं, ये टेंशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी एफ, तो ये के टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जो फ्रिक्शन फोर्स बी ब्लॉक पर लग रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स बी ब्लॉक पर लग रही है वो लग रही है के टी माइनस म्यू एस एम जी के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के टी माइनस म्यू एस एम जी। तो यहाँ से जो हमारा ये देखिए फर्स्ट जो है, ये हमारा सही लग रहा है। इसको देखो फर्स्ट, रीज़न क्या है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ रही है। एम एक्स माइनस सी, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस टी की वैल्यू जो आएगी वो एम एक्स माइनस सी, देखो ऐसा कुछ बनेगा इसमें। तो ये किस में हमारा सही है, ये हमारा ए पॉइंट पर सही है। इसके बाद क्या होगा, ये टेंशन बढ़ती जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एकदम से ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, क्योंकि म्यू एस ज़्यादा है और म्यू के कम है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होने के बाद एकदम से सडन डिक्रीज होकर फिर कांस्टेंट हो जाएगी। रीज़न क्या है कि अगर जब हमारा ब्लॉक बी बिगिंस टू स्लाइड, ब्लॉक बी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जब ये स्लाइड होना शुरू होगा ब्लॉक बी, उस कंडीशन पर इस पर क्या लगेगी, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो इसका आंसर आपका देखिए क्या आना चाहिए, ए इसका आंसर आना चाहिए। 1.5 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट पर है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन t इज इक्वल टू 0। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 1.8 t विद t इन सेकेंड इज अप्लाइड टू द बॉक्स। ये आई कैप में लगाई हुई है। द एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 0 व्हेन टाइम इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2.85 एंड a इज इक्वल टू 1.2 t माइनस 2.4 आई कैप when t is greater than 2.85. The coefficient of kinetic friction between box and surfaces. यहाँ पर एक बॉक्स आप बनाइए। अब देखिए इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 1.8 t। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखिए आप जब फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी F फ्रिक्शन के, तभी ये चलेगा, तभी ये मूव करेगा बॉक्स।
अब बात क्या है कि जब एसिलरेशन ज़ीरो है इनिशियली इसका मतलब हुआ कि फोर्स की वैल्यू स्मॉलर देन है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू के छोटी है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, एडजस्ट करती जाती है। तो जब तक जो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम के वैल्यू के बराबर ना हो जाए, तब तक एसिलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। लेकिन जैसी फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, तो ये ब्लॉक जो होगा जस्ट बिगिन टू स्लाइड करेगा, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। और इसके बाद क्योंकि स्लाइड करने लगा, जैसे स्लाइड करने लगा तो स्टैटिक की बजाय कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। सो अब देखिए ये जो एसिलरेशन है 1.2t माइनस 2.4, ये किस टाइम पर है, ये आपका ग्रेटर देन 2.85 टाइम। तो अगर आप टाइम की वैल्यू लीजिए 2.85 के बराबर ही लीजिए, तो जैसे ही आप टाइम की वैल्यू 2.8 या फिर चलिए एसिलरेशन 2.85 से ज़्यादा टाइम है तो कोई भी टाइम आप लिखिए 3, जैसे कि 3 लिखते हैं टाइम। जब हम टाइम 3 लिखेंगे तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, यही सेम एसिलरेशन हमारा आ जाएगा। देखिए 2.85 सेकंड के बाद कौन सा फ्रिक्शन लगने लगा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, बिकॉज ये एसिलरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए t इज इक्वल टू 3 रखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं t इज इक्वल टू 3। तो एट t इज इक्वल टू 3 द एसिलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा एसिलरेशन, तो यहाँ पर क्या 1.2t माइनस 2.4, 1.2 इंटू 3 माइनस 2.4, 3.6 माइनस 2.4, यहाँ कितना हो गया, तो ये हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी फोर्स कितनी लग रही होगी, तो फोर्स आपकी लग रही होगी 1.8t, 1.8 इंटू टी कितना है 3, 5.4 न्यूटन। दैट मीन्स अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो 5.4 न्यूटन फोर्स लगेगी। यहाँ पर लग जाएगा म्यू, देख कोफिशिएंट है ना, तो म्यू इंटू के और एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगी काइनेटिक, और एसिलेट कितना करेगा 1.2 के बराबर। तो इक्वेशन बनाया 5.4 माइनस म्यू के एम जी, मास कितना दिया हुआ है इसका, तो मास हमारा, चलिए मास तो नहीं दिया हुआ है लेकिन कोई बात, अच्छा 1.5 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5.4 माइनस 1.2, सॉरी मास भी लिखना पड़ेगा, रुकिए थोड़ा सा, सही इक्वेशन नहीं बनी है, दोबारा से बनाते हैं। देखिए फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, ये बनाएंगे। तो फोर्स कितनी दे रखी है 5.4 माइनस म्यू के इंटू 1.5 मास है इंटू जी 10 इज इक्वल टू 1.2, इसका एसिलेशन कितना है 1.2 इंटू मास लेना पड़ेगा 1.5, ये हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से 5.4 माइनस 1.2 इंटू 1.5, 1.2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ, इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ म्यू के, ये आ जाएगा हमारा। सो 5.4 माइनस यहाँ पर आएगा 1.8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ म्यू के आ जाएगा। तो 5.4 और 1.8, तो यहाँ पर ये 0.2 से ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3.6 ही होगा क्योंकि यहाँ से 6, ठीक है, अपॉन 15 जो आएगा वो आएगा म्यू के बराबर। तो जो म्यू के की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, देखिए 36 डिवाइडेड बाय 150, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 50, 2 से 24 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.24 इसका आंसर आएगा, 0.24। तो 0.24 इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। A small block of mass 1 kg is placed over a plank of mass 5 kg, ये दिख रहा है डायग्राम आपको। The length of plank is 8 मीटर, ये भी लिखा हुआ है। Coefficient of friction between block and the plank is 0.5 and the ground over which the plank is placed is smooth. A constant force 50 Newton is applied on the plank horizontal direction. The time after which block will separate from plank. यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, वो आप लिख लेते हैं। तो इधर पर जो म्यू की वैल्यू है इन दोनों सरफेस के बीच में, म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
0.5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए नीचे वाला जो ब्लॉक है इसका जब आप FBD बनाएंगे तो एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो लगेगी 50 न्यूटन की, और ये 8 मीटर लंबाई का है। और जब ऊपर वाला ब्लॉक आप बनाएंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए ये दो पॉइंट जब आप लेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये वाला पॉइंट आगे चलने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। अगर इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, देखिए विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाले, जब ऊपर वाले पॉइंट को आप देखोगे, ऊपर वाले पॉइंट जब देखेगा तो नीचे वाला पॉइंट आगे चल रहा है, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इसका मतलब कि इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स बना लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स लगेगी F, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की साइड में F लगेगी। और अगर हम अज्यूम करें कि इफ़ देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग, अगर यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग है, उस कंडीशन में जो Fs की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, Fs मैक्स के बराबर आएगी। देखिए Fs मैक्स मत करो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लो, लेकिन यहाँ पर म्यू एक ही दे रखा है, तो Fs और F के ये दोनों सेम ही मानेंगे हम। सो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो F मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी। तो म्यू कितना है आपका 0.5, एम कितना है 1 और जी कितना है 10, सो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो यहाँ लिख देते हैं 5 न्यूटन, यहाँ लिख देते हैं 5 न्यूटन। अब ये 5 kg का है बड़ा बड़ा ब्लॉक और ये 1 kg का है, तो दोनों का एसिलरेशन निकालते हैं। तो एसिलरेशन जो छोटा वाला ब्लॉक है इसका एसिलरेशन आगे की साइड में आएगा, वो आएगा फोर्स 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1, फोर्स अपॉन मास, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा वाला ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक जो प्लैंक है, इसका एसिलरेशन जो आप देखेंगे, इसका एसिलरेशन तो आगे की साइड में 50 न्यूटन, पीछे 5 न्यूटन, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर आपका 5, दैट मीन्स इसका जो एसिलरेशन आएगा ये आएगा 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना केजी दिया हुआ है, ये 5 केजी दिया हुआ है 5, तो आएगा 45/5, ये आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिचुएशन हमारी ऐसी बन गई कि ये बड़ा सा प्लैंक है, इस प्लैंक में इसका एसिलरेशन A ये दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और छोटे वाले ब्लॉक का जो एसिलरेशन है ये दे रखा है आपको कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इसको एनालाइज करेंगे। ये 8 मीटर है, तो एसिलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना आ जाएगा, एसिलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एसिलरेशन ऑफ प्लैंक। तो ब्लॉक का कितना है 5 माइनस 9, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब प्लैंक से देखने पर आपको ऐसा लगेगा, प्लैंक से देखने पर, ये देखिए 8 मीटर का प्लैंक है, इससे देखने पर आपको लगेगा कि ब्लॉक जो है ये पीछे की साइड में जा रहा है, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप इक्वेशन मोशन लगाइए, बिकॉज टाइम तो फ्रेम पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सारी टर्म्स रिलेटिव है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, एसिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो आप लिखेंगे 8 = हाफ इंटू 4t स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 2/4 = t स्क्वायर आ जाएगा, तो 16/4 = t स्क्वायर आएगा। तो ये 4 आ गया, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स हमारा आंसर इसका आना चाहिए। देखिए 2 सेकेंड से ये, तो ये हमारा आंसर होगा 2 सेकेंड। द ब्लॉक शोन इन फिगर इज इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। फाइंड द एसिलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज बर्न, ऐसा लिखते हैं इज बर्न, जैसे अब जलेगा तब हमारा इसका एसिलरेशन निकालना, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज बर्न। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर FBD बनाते हैं इसका। तो देखो यहाँ पर इस पर एक KX फोर्स लगेगी, यहाँ पर ऐसी KX फोर्स यहाँ लगेगी, इधर पर एक टेंशन फोर्स लग रही होगी T, और यहाँ पर एक mg फोर्स लग रही होगी। इसका मतलब हुआ कि अब
आपको बैलेंस करना है तो इस के एक्स के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो जो के एक्स का एक यहाँ कंपोनेंट होगा वो होगा के एक्स कॉस 53, तो 3/5 के एक्स, और यहाँ होगा के एक्स साइन 53, तो ये आ जाएगा 4/5 के एक्स। तो इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, बिफोर बर्निंग से पहले क्या होगा, 4/5 के एक्स इज इक्वल टू टी आना चाहिए, एंड 3/5 के एक्स इज इक्वल टू एम जी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखो सेकंड इक्वेशन से के एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5mg/3 के बराबर, 5mg/3 के बराबर। अब एक देखिए, जब ये बर्न हो जाएगी तो लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग होती है, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, ये क्या कहेगी, जस्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ रोप स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स सेम। स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी जैसे आप बर्न करोगे। तो अब यहां से दोबारा से बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट आफ्टर बर्निंग। तो जस्ट आफ्टर बर्निंग यहां पर इसका एफबीडी बनाएं तो एक फोर्स के एक्स ऊपर लगेगी, ये के एक्स की वैल्यू कितनी निकाली गई है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 5mg/3, 5mg/3 के बराबर। एक फोर्स लगेगी आपकी mg लगेगी एक फोर्स। तो अब आप देखिए यही दो फोर्स लगेंगी आपकी। अब इनके कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ से एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, बट ये जो है ये आपका, चलिए कुछ इस प्रकार से जाएगी ऐसे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, इसके कंपोनेंट्स लेते हैं एक्सीलरेशन के। तो एक यहाँ पर आएगा कंपोनेंट, नहीं यहाँ नहीं आएगा, एम जी का कंपोनेंट करेंगे हम, एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए ये ऐसा है तो ये जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, पार्टिकल मूव करना चाहिए ना जस्ट आफ्टर। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो अब आप को दिया गया है ये एंगल 53 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 53 डिग्री का है तो ये 37, 53, 37, तो ये 53 डिग्री का आ जाएगा एंगल। तो यहाँ हो जाएगा एम जी कॉस 53, तो 3/5 एम जी यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4/5 एम जी। तो दो एक्सीलरेशन होंगे, इस डायरेक्शन को मानते हैं 1, तो ये आएगा आपका A1 और ये आएगा आपका A2। सो जो A1 आएगा एक्सीलरेशन, तो ये A1 नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। तो A1 आ जाएगा 3/5 mg माइनस 5/3 mg डिवाइडेड बाई m। तो ये कितना हो जाएगा 9 - 25, तो ये आ जाएगा 16 - 16/15 g के बराबर। देखिए 9 - 25 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16/3/15 g। और दूसरा जो A2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो A2 कितना आ जाएगा 4/5 g के बराबर आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे, नेट एक्सेलरेशन तो 4/5 g का होल स्क्वायर प्लस 16/15 g का होल स्क्वायर आना चाहिए। सॉल्व करते हैं फर्दर, 4/5 16/25 g स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है 16/15 है ये, तो 256/225 g स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144/225 प्लस 256/225 रूट में और g आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 0 यहाँ आया, 6 और 4 0 यहाँ आया, 400/225 रूट में और ये g आ जाएगा। तो ये आएगा 20/, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और ये g आ जाएगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन जो आएगा आपका वो आएगा 4/3 g के बराबर।
5 4 20, 5 15, 4/3g, 4/3g, 4g/3, इसका आंसर सी है, 4g/3। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर, एज्यूम दैट मास m इज इन इक्विलिब्रियम। ये मास इक्विलिब्रियम में। अब कैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो चलिए इसको हम FBD बनाते हैं 2.5 kg का। यहाँ एक फोर्स आएगी, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा, और साथ साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ऐसा ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा, ये आएगा आपका mg, सॉरी स्मॉल m ले लेते हैं इसको, 2.5 है वैसे तो, 2.5 इंटू 10 इंटू कॉस 37, 4/5। सो कितना आएगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपका 25 इंटू 4/5, 5 इंटू 4, तो 20 न्यूटन आएगा। अब 20 न्यूटन जब नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो यही सेम नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, यही सेम नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक पर भी लगेगा m मास पर। अब इस m मास का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब इस m मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब तो देखिए क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पर 37 डिग्री ये रहा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऐसी, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक नॉर्मल का ये कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल का कंपोनेंट नीचे की साइड में आएगा, और यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स है। तो अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो मास है इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। तो पहले हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं नॉर्मल के। तो अब देखिए 37 डिग्री है जब ये, तो 37 ये 53 डिग्री का आ जाएगा एंगल। 37 ये रहा, अगर ये 37 है तो ये 53, तो ये 37, तो ये 53। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये हो जाएगा हमारा n cos 53, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ लगेगी एक Fs पे। सिमिलरली एक नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट आएगा n sin 53, तो इसकी भी एक नॉर्मल रिएक्शन n0 ये बैलेंस कर देगी। लेकिन हमको इसको देखना ही नहीं, हमको यहाँ देखना है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चाहिए हमको। तो अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी n cos 53, तो n इंटू cos 53 ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स आएगी, बट नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई है 20, तो 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स हमारी आएगी। यहाँ से जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो आएगी 5 4 जा 20, 12 न्यूटन हमारी आएगी स्प्रिंग फोर्स के बराबर। तो 12 न्यूटन यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ऑफ g/10, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड पुली इज स्मूथ। चलिए यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमको देखनी है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है, इस पर फोर्स लगेगी Fsp, और यहाँ पर लगेगी एक टेंशन T, और यहाँ पर लगेगी एक टेंशन T, और क्योंकि ये पुली लाइट है तो ऊपर लगेगी 2T। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, बिकॉज पुली इज मासलेस, यहाँ पर पुली जो है ये मासलेस है, इसका मतलब पुली पर ऊपर लग रही है एक स्प्रिंग फोर्स और नीचे लग रही है T और T। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स जो है वो 2T के बराबर आनी चाहिए, यही हमारा आंसर आना चाहिए। अब T निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका हम डायग्राम बनाते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर जो ब्लॉक ये 1.5 है, इस पर लगेगी हमारी दो फोर्स, एक लगेगी 1.5g और एक लगेगी प्लस 1.5 इंटू g/10, ऊपर लगेगी टेंशन T। सिमिलरली दूसरा होगा ब्लॉक, इस पर लगेगा हमारा 3g प्लस 3g/10 और ऊपर लगेगी टेंशन T। इसको हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको तो ये दोनों मासेस एसिलेट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों मास अलग अलग हैं, अलग अलग मास के हैं। तो इसी को हम एनालाइज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर। दोबारा हम बनाएंगे इसको।
तो देखो यहाँ पर 1.5 ये मास है, तो 1.5 कॉमन लेंगे तो g प्लस जी बाई 10, तो 11g/10, 1.5 इंटू 11g/10 टेंशन t, और दूसरा भी आपका होगा तो ये होगा 3, और 11g/10 यहाँ भी हो जाएगा, और ये टेंशन t। तो ये वाला मास नीचे a से जाएगा, ये वाला मास ऊपर a से जाएगा, लेकिन ये a क्या होगा, ये a विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा। इक्वेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11g/10 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए, और दूसरा होगा आपका वो होगा t माइनस 1.5 इंटू 11g/10 इज इक्वल टू 1.5 ए। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, या जोड़ना भी क्योंकि हमको टेंशन माइनस कर दीजिए। देखो तो अब क्या करूँगा, 33g/10 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, यहाँ हो जाएगा 2t माइनस 3 इंटू 11g/10 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से माइनस करते हैं हम, तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो 33g/10 प्लस 33g/10 सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से माइनस 2t और t, तो ये माइनस 3t आ जाएगा, उसके बाद आएगा 33g/10 प्लस 33g/10, तो प्लस 66g/10 इज इक्वल टू 0। तो 66g/10 इज इक्वल टू 3t आ गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 22g/10 आ जाएगी। तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44g/10। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी है आपकी, 44g/10 आ गई आपकी। तो ये 44 इंटू जी कितना है, 10/10, तो ये 44 न्यूटन आ गया। 44 न्यूटन आपकी रीडिंग आनी चाहिए, 44 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, तो रीडिंग जो आएगी वो आएगी स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जी के बराबर। तो 44 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 4.4 kg के बराबर। तो इसका आंसर हमारा सी आ गया। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज। एवरेज एक्सीलरेशन आप देखिए यहाँ पर डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू ए होता है। तो अब यहाँ पर जो v वर्सेस t का ग्राफ है, तो इसका स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो ओ ए में जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इन ओ ए, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। क्या कितना दिख रहा है हमारा, तो ये तो डायरेक्टली आपको tan थीटा tan 60 दिख रहा है, तो सॉरी tan 30। ऐसी एक्सेलरेशन इन ए बी, तो एक्सेलरेशन इन ए बी की बात जब करेंगे तो ये आएगा -tan 60। ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। देखिए यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है ना, ये स्लोप कांस्टेंट है ओ से सी, तो ये ओ से ये ओ ए है ना, ये ओ ए, तो यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट स्लोप है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो में हो जाएगा, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाई -√3, तो ये आंसर आएगा 1/3 नेगेटिव में। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, तो ये आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो हमारा आंसर जो है वो है 1/3। शोन इन फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स P1 एंड P2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेटिव मोशन इज ट्रू। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है आपको। अब यहाँ से द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। तो देखिए किसी भी फिक्स टाइम पर आप देखेंगे तो किसी भी, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्लोप तो क्या होता है, स्लोप तो एक्सेलरेशन होता है। तो एक तो कंडीशन, एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टाइम पर आप देखें, देखिए ये हमारा कांस्टेंट टाइम है, फिक्स टाइम है। अब इस फिक्स टाइम पर आप देखेंगे तो एक वेलोसिटी आ रही है ये, और एक वेलोसिटी हमारी आ रही है ये हमारी आ रही है v1, ये आ रही है v2। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी 0 तो हो नहीं सकती है, तो ये तो गलत हो गया हमारा।
इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर टाइम के साथ क्या बढ़ रही है ये वेलोसिटी, तो यहाँ से हाँ ये आप कह सकते हैं। रीज़न क्या है यहाँ पर, ये दूसरा टाइम देखो आप, तो दूसरा टाइम जो हम देखेंगे उस कंडीशन में एक वेलोसिटी यहाँ आ रही है, एक वेलोसिटी यहाँ आ रही है। तो अब आप देखो इसमें, तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इज़ नॉन जीरो बट कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूसली डिक्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो देखिए नॉन जीरो ना ही कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर कैसे आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमने समझा दिया कि इसका आंसर कंटिन्यूसली इंक्रीज आना चाहिए। तो यहाँ पर चलो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, किसी भी टाइम t पर आप देखो, एट एनी टाइम t, तो उस टाइम पर हमने एक ऐसा बनाया, ये सेम टाइम है, यहाँ पर इसका ये एंगल आप मानिए θ1 और ये पूरा मानिए θ2। इस कंडीशन में ये लेंथ तो कांस्टेंट है, इसको आप मान लो t। अब फिर आप लगाइए यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे हम cos थीटा। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय h। लेकिन यहाँ पर cos थीटा भी नहीं, यहाँ पर tan थीटा हमको लगाना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी तो यहाँ पर cos थीटा नहीं tan थीटा लगाते हैं। यहाँ tan थीटा जो लगेगा, tan थीटा ये लगेगा हमारा v डिवाइडेड बाय t के बराबर। तो पहले में tan θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए tan θ1 में v2 आएगा, v2 डिवाइडेड बाई t। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, t tan θ1। सिमिलरली tan θ2 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी v1 डिवाइडेड बाई t। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई t tan θ2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका v2 माइनस v1 आया, या v1 माइनस v2, चलिए v1 बड़ा है ना तो v1 माइनस v2 ले लेते हैं। जो आपका v1 माइनस v2 आया वो आया t tan θ2 माइनस tan θ1 आया, ये आया आपका। तो यहाँ से एक थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से हमारा आंसर जो आना चाहिए ये आना चाहिए v1 माइनस v2 t tan θ2 माइनस tan θ1। ये तो कांस्टेंट आ गया आपका। तो v1 माइनस v2 आया, देखिए v1 माइनस v2 जो आएगा ये आएगा कांस्टेंट इनटू t के बराबर। दैट मीन्स कि v1 माइनस v2 इज प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जो हमने पहले आंसर दिया था वही सही है इसका आंसर। t के साथ बढ़ रहा है ये रिलेटिव वेलोसिटी। The position x of a particle with respect to time is given by x is equal to 9t square minus t cube. What will be the position of particle when it achieve maximum speed? तो देखिए सिंपल सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। पहला वेलोसिटी निकालिए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ क्या हो जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब अगर आपका मैक्सिमम स्पीड की बात करो फॉर v मैक्स और v मिनिमम, डी वी बाय डी टी क्या होना चाहिए 0। तो अब यहाँ पर डी वी बाई डी टी निकालिए तो ये जाएगा 18 माइनस 60। तो 18 माइनस 60 कितना 0 के बराबर आएगा। तो 18 इज इक्वल टू 60। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर, तो माइनस 6 आ गया। दैट मीन्स कि ये क्वांटिटी मैक्सिमम आएगी, मिनिमम नहीं आएगी। नेगेटिव है ना तो मैक्सिमम। तो सब्स्टिट्यूट करिए अब इसमें, जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस इक्वेशन में आप t इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करिए। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 3 9 माइनस 27। ठीक है, 3 हमने 9 इंटू 9 माइनस 27। तो 81 माइनस 27 हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 61 में से 7 और गए तो 54 हमारा आंसर आना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 2t माइनस 1। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है
और एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, सो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू ए होता है। तो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1। सो डी वी इज इक्वल टू 2t माइनस 2, यहाँ डी टी आ जाएगा। डी वी इज इक्वल टू 2t डी टी माइनस 2 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी v हो गई। सो v माइनस 0 इज इक्वल टू, अब 2t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये 2t हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे हम कितनी, 0 से लेकर 5। तो यहाँ से आपका आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 5, 25 माइनस 10, तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड जो आएगी वही इसकी वेलोसिटी होगी। 3 एलिफेंट्स ए बी एंड सी आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शोन। यहाँ दिया हुआ है स्पीड ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकंड, ये दिया है, सी इज 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डी, ए एंड बी इज डी, ये दिया है, एंड बी एंड सी इज ऑल्सो डी, ये भी दिया हुआ। व्हेन बी कैचेस सी, जब बी ने सी को पकड़ा, सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम्स 3D। तो ए और सी के बीच का सेपरेशन 3D हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए ने सी को पकड़ा है, सॉरी बी ने सी को पकड़ा है, तो सी को डैश पर लेके आते हैं। तो पहले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में सी को रोक दिया। जब सी को रोका हमने, तो उस कंडीशन में सी को हमने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड दी, तो इसको भी हमने दी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा B है, यहाँ हमारा C है, डिस्टेंस कितना इनके बीच का D है, और ये जो B है ये चल रहा है U माइनस 10 से। तो कितने टाइम में सेपरेशन क्रिएट करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D डिवाइडेड बाय U माइनस 10, ये इसको टाइम लगेगा इसको पकड़ने में। अब इतने ही टाइम में देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया, जितने टाइम में इसको पकड़ा, A एंड C बिकम्स 3D। तो A और C के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3D। तो अब आप देखो ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू C अगर आप देखें तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, A को भी इस साइड 10 देनी पड़ेगी। तो अब अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है आपको कि A जो है वो पीछे की साइड में चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और C रुका हुआ है। अब पहले इनके बीच का सेपरेशन कितना था, 2D, अब कितना हो गया, अब 3D हो गया। तो ये D और चला है एक्स्ट्रा। तो इतने जो टाइम हमने निकाला है, इस टाइम में A जो है वो D चला है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो A की स्पीड कितनी है, 5, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो 5t इज इक्वल टू D आ गया। तो 5 इंटू टी कितना है, D अपॉन U माइनस 10 इज इक्वल टू D आ गया। D से D कैंसिल हो गया। यहाँ हम लिखेंगे कि 5, देखिए यहाँ लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन U माइनस 10 इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। सो यहाँ से क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू U माइनस 10, तो U आ जाएगा 15। इसका मतलब B जो है वो 15 से चल रहा होगा, B इसका आंसर है। अ मैन इन अ बलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बलून, ये इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू बलून, इसने नीचे की साइड फेंकी है बॉल, बलून इज मूविंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बलून का एक्सेलरेशन दिया है। देन वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू द मैन, दैट मीन्स रिलेटिव टू द बलून ही होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस को हमको विद रिस्पेक्ट टू बलून ही एनालाइज करना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू बलून, जो बॉल है या किसको स्टोन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून, इसको u मान लेते हैं u, ये कितनी है हमारी
ये है 5 नीचे की साइड में। अब देखिए एक्सीलरेशन, अगर आप देखें एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बलून। स्टोन का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा नीचे की साइड में, और माइनस बलून ऊपर जा रहा है, ये बलून हमारा दिया हुआ है कितना जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये ऊपर है तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन नीचे की साइड में, एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून जो दिया है ये कितना दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू बलून, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगाएंगे तो v u कितना है आपका 5 प्लस a कितना है 15 और t कितना है 2, तो इसका आंसर जो आएगा 5 प्लस 30 तो 35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी आपकी वो नीचे की साइड में दिख रही होगी 35 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। A particle moves along parabolic path x is equal to y square plus 2y plus 2 in such a way that the y component of velocity vector remains 5 meter per second during the motion. The magnitude of acceleration of particle. इक्वेशन दे रखी है, इसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आएगा, y कंपोनेंट भी आएगा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dx by dt इज इक्वल टू 2y dy by dt प्लस 2 dy बाय dt प्लस 0। बट वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट वेलोसिटी 5 है, तो यहां से बोला गया है कि dy बाय dt हमेशा कितना रहेगा 5 रहेगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2y इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। तो यहां से वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो आपकी आई वो आई 10y प्लस 10। अब y में एक्सीलरेशन तो है नहीं, x में एक्सीलरेशन है, y में क्यों एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि इसका y कंपोनेंट सेम आ रहा है इसीलिए 5, तो d इसकी वेलोसिटी y में चेंज नहीं हो रही है। तो अब जो इक्वेशन हमारी आई है इसको दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dvx बाई डी टी इज इक्वल टू 10 dy बाई डी टी प्लस 0। सो यहाँ से आप लिखेंगे, देखो डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू डी वाई बाई डी टी क्या है वी वाई, और वी वाई कितना है आपका 5 है, तो 10 इंटू 5 तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो कि ए एक्स कितना आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए वाई कितना आ रहा है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A small body A of mass m slides inside a large hemispherical bowl of radius r as shown in figure. If body starts from rest at top point A of hemisphere, find the normal force exerted by the hemisphere on the body when it is at point B of the hemisphere. यहाँ पर एक पार्टिकल आप बना लीजिए, यहाँ से इसको रिलीज़ किया गया u इज इक्वल टू 0 है आपका। जब इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, इसका एफ बी डी बनाएंगे तो एक mg फोर्स लगेगा इस पर, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल, साथ साथ में इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी यहाँ पर v के बराबर। mg के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ये v को हटा देते हैं, mg के कंपोनेंट्स करते हैं। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये एंगल आपका 60 डिग्री का आ जाएगा क्योंकि ये 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से आएगा mg cos 60, यहाँ आएगा mg sin 60। सो इक्वेशन आएगी आपकी n माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 60 आएगा। v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ये देखिए डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये r है, लेकिन इसका यहाँ से आप देखो तो ये r और ये 60 डिग्री है, तो r cos 60 आएगा डिस्टेंस।
आर कॉस 60 डायरेक्टली आ जाएगा आपका आर कॉस 60। अगर आप यहाँ पर ही यू जी को ज़ीरो मानेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो इस लेवल पर यू जी अगर आप ज़ीरो माने तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा आर कॉस 60। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इसको इनिशियल मानते हैं, ये इनिशियल ये फाइनल, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल ज़ीरो रेस्ट से चला, प्लस यू इनिशियल एम जी आर कॉस 60 के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल ज़ीरो। एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 2GR कॉस 60। इस वी स्क्वायर को यहाँ से इधर सब्सिट्यूट करते हैं, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर 2GR कॉस 60 प्लस एम जी कॉस 60। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये आएगा हमारा 2mg, यहाँ आएगा 2mg cos 60 और mg cos 60, 3mg cos 60, 3mg cos 60, तो cos 60 वाले 1/2, तो 3mg/2 इसका आंसर आना चाहिए। 3mg/2 इसका आंसर है। A skier plans to ski a smooth fixed hemisphere of radius r. He starts from rest from curved smooth surface of height r/4. The angle at which he leaves the hemisphere. कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पर u इजिकल टू 0 दिया हुआ है और ये इस पॉइंट से लीव कर गया। दैट मीन्स यहाँ पर जब ये आएगा तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 0 होनी चाहिए। सो इस पार्टिकल का FBD बनाएंगे जब, तो एक mg लगेगा इस पर, mg इसके कंपोनेंट बाहर आएगा, सॉरी अंदर आएगा, यहाँ mg का एक कंपोनेंट आएगा और एक यहाँ कंपोनेंट आएगा। इसके अलावा ये आपका एंगल थीटा आ जाएगा। रीज़न क्या है कि थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल थीटा आएगा। कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, यहाँ आएगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन आपकी 0 आ जाएगी और एक वेलोसिटी इसके पास यहाँ पर v आएगी। तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन आनी चाहिए थी mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बट n इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉन्टेक्ट लॉस हो गया है। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आएगा आर जी कॉस थीटा। अब यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो अब आप देखिए इसको लिखेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। ये डिस्टेंस आप और निकाल लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये तो r है और ये आपका है r cos थीटा, लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये तो आपका r है और ये डिस्टेंस आपका है r cos थीटा। तो जो ये डिस्टेंस आया r माइनस r cos थीटा के बराबर ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल आएगा। k इनिशियल 0 है और u इनिशियल आप देखेंगे तो mg, ये डिस्टेंस जोड़ेंगे r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस r/4, ये आएगा आपका mg। यहाँ से देखा ना r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस r/4 जोड़िया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल फाइनल 0, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2GR, बाहर अगर आप कॉमन ले लेंगे 2GR 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ वी स्क्वायर, अब दोनों इक्वेशन लिखते हैं। वी स्क्वायर एक तो आर जी कॉस थीटा है, यहाँ वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा
दूसरा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो RG कॉस थीटा इज इक्वल टू 2GR 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 5/4 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इधर से GR से GR कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 आ गया, तो कॉस थीटा आ गया आपका 5/6, कॉस थीटा 5/6। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा कॉस इनवर्स 5/6। A person rolls a small ball with speed u along the floor from point A. If x is equal to 3r, determine the required speed u so that the ball return to A after rolling on circular surface in vertical plane from B to C and becoming projectile at C. देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। इसमें अगर हम इस पॉइंट पर इसकी स्पीड को v मान लें तो अब ये प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसमें कि ये जो आपकी हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसमें टाइम जो लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g, डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज uy 0 है इस कंडीशन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2/g, h कितना है हमारा 2r है रूट में, दैट मीन्स 4r/g। उसके अलावा जो x दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो x दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 3r के बराबर, 3r के बराबर। तो 3r ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हो जाएगा हमारा v इंटू 4r/g का रूट। यहाँ से हमको एक इक्वेशन पता चल रही है, वो क्या चल रही है पता, कि v देखिए यहाँ से होगी 3r इज इक्वल टू v इंटू 4r/g, 4r/g। सो यहाँ से v की एक इक्वेशन पता चल गई। अब दूसरी इक्वेशन v और u में देखिए हमको निकालना क्या है, हमको तो u निकालना है भाई। यहाँ कितनी u देगी, तो u के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर ug इज इक्वल टू 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, और ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर प्लस u इनिशियल 0, k फाइनल हाफ m v स्क्वायर प्लस u फाइनल कितना हो जाएगा, तो u फाइनल ये आप देखेंगे तो 2r है, तो यहाँ से कितनी हाइट है 2r हाइट है, तो mg इंटू 2r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा mg इंटू 2r, m से m कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए आप इक्वेशन आएगी u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4gr, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे या v स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर 4r/g ऐसा आएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9r स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4r आएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं 9r स्क्वायर जी, तो u स्क्वायर आएगा, वो आएगा 9r स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4r इंटू प्लस 4gr, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 9gr/4 प्लस 4gr, 16 प्लस 9 24, तो 24/5। u स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25/4gr। सो u की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 5/2 रूट में gr के बराबर, 5/2 रूट में gr, तो इसका आंसर हमारा आएगा D। A pump motor is used to deliver water at a constant certain rate from a given pipe. To obtain n times water from the same pipe in the same time,
द फैक्टर बाय विच पावर ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज्ड। आप देखिए एक पाइप है, इस पाइप में वाटर सप्लाई हो रही है इस पाइप से, इसका एरिया हमारा ए है। अब पावर क्या होती है, देखिए पावर होती है हमारी एफ डॉट वी के बराबर, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब यहाँ से जो वाटर निकलेगा, तो देखो फोर्स होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पावर है, इसको हम स्मॉल पी से लिख देते हैं, तो डी पी बाई डी टी होता है फोर्स। तो फोर्स हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। अगर किसी इंस्टेंट पर एम कांस्टेंट होता है तो फोर्स हमारी आ जाती है डी एम बाई डी टी इंटू वी के बराबर। और जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी निकलेगा वाटर, लेकिन इसका रेट जो डी एम बाई डी टी है इसको हमको एन टर्म्स बढ़ाना है। तो पहले डी एम बाई डी टी था रेट इसका, वाटर का रेट पहले डी एम बाई डी टी था, अब क्या हो गया, अब हो गया एन टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी हो गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से कि डी टी टाइम में कितना मास इससे निकल रहा है, इन टाइम डी टी। तो डी टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से जितना मास निकलेगा उसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। देखिए ये इस वॉल्यूम में जो भी मास होगा वो डी टी टाइम में निकलेगा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी से चल रहा है वी से, तो वी डी टी लंबाई हो जाएगी। तो डी एम मास कैसे निकालेंगे, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वी डी टी मल्टीप्लाई बाई एरिया वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी हो गया। दैट मीन्स डी एम बाई डी टी जो आएगा ये आएगा ए इंटू रो इंटू वेलोसिटी वी। इसका मतलब कि डी एम बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल है, डी एम बाई डी टी ये प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। रीज़न क्या है, क्योंकि ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना ही रो चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है डी एम बाई डी टी। तो जो फोर्स है वो आएगा, वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डी एम बाई डी टी एंड वी, तो वी इंटू वी, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी स्क्वायर के। इसका मतलब जो पावर आएगी, तो पावर क्या होती है, पावर जो होती है वो होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो वी क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी पावर। इसका मतलब यहां से आप देखेंगे कि देखो अब डी एम बाई डी टी, यहां से सॉल्व करते हैं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, और पावर क्या है, वैसे पावर है हमारी फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब पहले डी एम बाई डी टी मास आ रहा था, उसके बाद कितना आ गया, एन टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी मास आ गया। तो क्योंकि डी एम बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है वी, डी एम बाई डी टी वी के प्रोपोर्शनल है, तो एन टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, वी क्यूब के, इस वाले केस में वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, पावर प्रोपोर्शनल टू एन वी का होल क्यूब। इसका मतलब पावर जो आ जाएगी एन क्यूब वी क्यूब। सो न्यू पावर जो आएगी वो आएगी प्रोपोर्शनल एन क्यूब ऑफ ओल्ड पावर के। इसका मतलब एन क्यूब इसका आंसर आना चाहिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो u इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई लिखते हैं, तो u इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई हम जब लिखेंगे तो यहाँ से फोर्स आएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप आ जाएगा एंड माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, या माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद इस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, वाई ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ से डेल यू बाई, तो इसको हम क्या करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो 1 और ये 0, ये आई कैप आ जाएगा, माइनस साइन
एक्स प्लस वाई जे कैप आ जाएगा। ये हमारा आएगा आंसर। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, थीटा, इसका मतलब कि जब कोऑर्डिनेट हमारे हों 0,π/4, द फोर्स कोऑर्डिनेट, अगर पोजीशन गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 0,π/4, सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू π/4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो फोर्स आएगा माइनस, और एक माइनस और मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, माइनस को और बाहर ले लेंगे तो साइन x कितना है 0 प्लस π/4 आई कैप प्लस साइन 0 प्लस π/4 जे कैप, यहाँ आएगा तो फोर्स जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा साइन π/4, तो 1/√2 तो आएगा आई कैप प्लस 1/√2 आएगा जे कैप। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप फोर्स लिखेंगे तो फोर्स आपका आना चाहिए 1/√2 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो आएगा आई कैप प्लस जे कैप। 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप इसका आंसर है ऑप्शन बी। A body is thrown vertically up with a velocity u. It passes 3 points A, B and C in upward journey with velocity u/2, u/3 and u/4 respectively. The ratio of separation between point A and B and between B and C, that is AB upon BC is 20/n. Find the value of n. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का। ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने यू से फेंका ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है और तीसरा पॉइंट हमारा सी है। बोला गया है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी u/2 है, बी पॉइंट पर हमारी u/3 है और सी पॉइंट पर u/4 है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। देखिए इनिशियल पॉइंट से ए तक की दूरी को x मानते हैं, ए से बी तक की दूरी को y मान लेते हैं और ये दूरी को हम मान लेते हैं z। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए बी अपॉन बी सी है, तो y/z हमको निकालना है। y/z कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन, और इसमें किस पॉइंट से लेंगे, तो हमारा इनिशियल पॉइंट हर केस में ये होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। पहले केस में ये फाइनल होगा, दूसरे केस में ये फाइनल होगा और तीसरे केस में ये फाइनल होगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला केस हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमने x लिया है तो v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as होता है। v क्या है हमारा u/2, u/2 स्क्वायर इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू जी इंटू एक्स। सो यहाँ से u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एक्स, तो 3u²/4 इज इक्वल टू 2gx आ गया। तो जो x की वैल्यू हमारी आई है वो आ गई 3u²/8g फर्स्ट। सेकंड दोबारा से अब हम क्या करेंगे, अब हम i से इधर तक लगाएंगे तो देखिए x प्लस वाई आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पर v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। v हमारा क्या है, u/3 है, v u/3 है, u/3 स्क्वायर इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू जी इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से आप देखेंगे तो u²/9 माइनस u² इज इक्वल टू 2gx प्लस वाई। यहाँ से आप देखिए 9, तो ये हो जाएगा 8/9 u² इज इक्वल टू 2gx प्लस वाई। सो यहाँ से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 8u²/18g। अब यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4u²/9g माइनस 3u²/8g। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32 माइनस 27/72 और ये u²/g आएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 5/72। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/72 u²/g। अब तीसरे केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर हम इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यहाँ सी पॉइंट तक लगाएंगे, तो वो आएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। सो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं।
और ये जो है वो u/4 आपको दिया हुआ है। सो u/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ये होगा यू स्क्वायर बाई 16 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो 15 यू स्क्वायर बाय 16 इंटू 2g इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितनी है, 8 यू स्क्वायर बाई 18 यहाँ पर दी हुई है, तो 4 यू स्क्वायर बाय 9 है। तो यहाँ लिख देंगे 4 यू स्क्वायर बाय 9g प्लस जेड, 4 यू स्क्वायर बाय 9g प्लस जेड इज इक्वल टू 15 यू स्क्वायर बाय 32g। सो z की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ कॉमन लेंगे 15 बाई 32 माइनस 4 बाय 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 135 माइनस 8 और यहाँ हो जाएगा 12, 128 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 9 और ये हो जाएगा साथ साथ में कितना यू स्क्वायर बाई जी, तो 128, तो 7 यहाँ आ गया 7/32 इंटू 9 और यू स्क्वायर बाई जी हो गया z। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, y बाई जेड निकालना। तो जो y बाई जेड आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5/72, तो 5/72 और z की है 7/32 इंटू 9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे y बाई जेड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 32 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 72, तो ये 8 आएगा, ये आएगा 4, तो 20/7 आना चाहिए इसका आंसर। तो जब 20/7 आएगा तो 20/n है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 7। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट A एट सर्टेन हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इट फॉल्स फ्रीली एंड passes थ्रू पॉइंट B, C and D with BC is equal to CD. The time taken by particle to move from B to C is 2 seconds and from C to D is 1 second. If the time taken by particle to move from A to B is n by 10 seconds, then find the value of n. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट A है, उसके बाद एक पॉइंट B है, फिर C है और ये D पॉइंट है। बोला ये गया है कि B से C तक 2 सेकंड लग रहे हैं और C से D तक 1 सेकंड लग रहा है, और अगर हम A से B तक की हाइट हम h मान लें तो उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है टाइम निकालना A से B तक, जो आएगा हमारा 2h/g के बराबर। हमको ये टाइम निकालना है A से B तक कितने टाइम में पहुंच रही है बॉडी। तो इसके लिए अब देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन सा लग रहा है ये, तो ट्राई करते हैं। हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट B, ये आ जाएगा 2g h के बराबर। देखो कहीं ना कहीं हमको h निकालना, अगर h निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी एट C अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर होगा u प्लस AT, तो 2gh ये तो हो गया u प्लस g इंटू टी कितना है, ये 2 है। और वेलोसिटी का d पॉइंट पर आप निकालेंगे तो इसके लिए ये पॉइंट u हो जाएगा, तो u प्लस AT, तो 2gh ये हो गया प्लस 2g, ये तो u प्लस g इंटू 1, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2gh प्लस 3g, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटीज़। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है कि BC से DC एंड CD ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो डिस्टेंसेस भी लिख देते हैं। अगर इस डिस्टेंस को आप x मानेंगे तो ये डिस्टेंस भी हमारा x हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक की निकालते हैं, B से C तक की। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 2gh ये तो हो गया u इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4। अगर आप B से C तक की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2gh प्लस 2g, ये हमारा x आ गया। सिमिलरली अगर आप C से D तक की बात करेंगे फॉर C टू D, तो VD स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस ट्वाइस G इंटू एक्स, ये इक्वेशन है। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू x की यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एज आने के चांस होंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो VD स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस ट्वाइस G इंटू एक्स। अब VD कितना दिया हुआ है, तो 2gh प्लस 3g,
2gh प्लस 3g का होल स्क्वायर, और Vc कितना दिया हुआ है 2gh प्लस 2g का होल स्क्वायर, 2gh प्लस 2g का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, और x कितना दिया हुआ है, तो x है हमारा 2 टाइम्स ऑफ 2gh प्लस 2g, 2 टाइम्स ऑफ 2gh प्लस 2g। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2gh प्लस 9g स्क्वायर प्लस 6g इज़ इक्वल टू, सॉरी 6g इंटू रूट में आएगा, तो आ जाएगा 6g 2gh इज़ इक्वल टू 2gh प्लस 4g स्क्वायर प्लस 4g रूट 2gh, और प्लस ये हो जाएगा 4g रूट 2gh प्लस 4g स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2gh से 2gh कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ में आप देखेंगे अब यहाँ पर टर्म्स आप जोड़ लेते हैं, तो 9g स्क्वायर यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ बचेगा 9g स्क्वायर प्लस 6g रूट 2gh इज़ इक्वल टू, देखिए 4g स्क्वायर, तो यहाँ 8g स्क्वायर बचेगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे, और प्लस 8g रूट 2gh ये बचेगा। यहाँ आएगा g स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2g रूट 2gh, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो g बाई 2 इज़ इक्वल टू रूट 2gh आएगा, स्क्वायर करेंगे तो g स्क्वायर बाई 4 इज़ इक्वल टू 2gh, g से g कैंसिल, तो यहाँ h की वैल्यू आएगी आपकी g बाय 8। जब h की वैल्यू आपकी आएगी g बाई 8, उस कंडीशन में अब टाइम आपको निकालना है a से b तक का, तो ये क्या हो जाएगा 2h बाई जी रूट, सो 2 बाय जी इंटू जी बाई 8 रूट में, सो यहाँ आ जाएगा 1 बाय 4 रूट, दैट मीन्स ये आएगा 1 बाई 2 सेकेंड्स। सो अब 1 बाई 2 सेकेंड से यहाँ पर n बाई 10 से कंपेयर करना है, n बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 10 बाई 2, दैट मीन्स 5 हमारा आंसर आएगा। तो n इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5। टू वेक्टर्स p एंड q आर एडेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 15। जब p और q को ऐड करेंगे तो 15 रिजल्टेंट है। इफ़ q इज़ रिवर्स दैट मीन्स माइनस q आ गया, एंड एडेड टू p दैट मीन्स p माइनस q हो गया हमारा। अब रिजल्टेंट हैज़ मैग्नीट्यूड 113 रूट, ठीक है, ओके। द रिजल्टेंट ऑफ p एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ q हैज़ मैग्नीट्यूड x, फाइंड x। तो देखिए सिचुएशन ये है कि जब p और q को ऐड करते हैं तो 15 आता रिजल्टेंट, जब p और q को माइनस करते हैं तो 113 रूट में आता ये। अब आपको क्या करना है, p और q को ऐड तो करना है लेकिन p के परपेंडिकुलर q आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐड करेंगे जब p और q को, क्या आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो 225। नाउ माइनस करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 113। इनको ऐड कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 338 के बराबर आएगा। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 ज़ा 2 6 और ये 9, 169 आ जाएगा इसका। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 169 है। अब क्या है, पी और क्यू को परपेंडिकुलरली बनाकर जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम पी बना देते हैं, ये पी वेक्टर हो गया। देखिए लिखा तो है लेकिन यहाँ पर क्यू है क्योंकि बोला गया मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपका, जो इसका रिजल्टेंट आएगा इसको हम आर ले लेते हैं, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स ये तो ऑलरेडी हमारा 169 था तो आ जाएगा 13 के बराबर। तो इसका आंसर जो है वो x इज इक्वल टू है हमारा 13। सो x इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर। A particle is projected upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड एट an angle 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल दिया हुआ, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात पहली पॉइंट।
फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल बनाया गया और उसके बाद ये हमने ऐसे प्रोजेक्टाइल बना दिया। अब देखिए क्या बोला गया है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है। ये इसकी वेलोसिटी हम बना देते हैं, कितनी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है बिकॉज वर्टिकल से 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया है कि किस टाइम पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसके साथ जो वेलोसिटी है वो कितना 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर वेलोसिटी है मानना पड़ेगी, तो इधर पर हम वेलोसिटी v मानते हैं। ये हमारी u वेलोसिटी है, तो u को आप कैसे लिखोगे, तो u के दो कंपोनेंट्स आएंगे 100 cos 30 i कैप प्लस 100 sin 30 j कैप। अब v के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। बट आप vx आसानी से निकाल सकते हैं। जब x डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। बट ax तो ज़ीरो है हमारा, x में कोई फोर्स नहीं लग रही है, सो vx आ जाएगा ux के बराबर, तो 100 cos 30 के बराबर ही आएगा। सिमिलरली vy की वैल्यू देखेंगे, तो vy क्या आ जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है, uy हमारा है 100 sin 30, सो 100 sin 30 माइनस जी इंटू टी। सो v की वैल्यू जो आपकी आएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 cos 30 i कैप, 100 cos 30 i कैप प्लस 100 sin 30 माइनस जी टी जो आ जाएगी j कैप। सिमिलरली u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 cos 30 i कैप प्लस 100 sin 30 j कैप। अब देखिए अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इफ़ u इज़ परपेंडिकुलर टू v देन u डॉट v जो आएगा वो ज़ीरो आएगा बिकॉज u v cos 90 हो जाएगा। तो यही सॉल्व करते हैं, तो 100 स्क्वायर cos स्क्वायर 30 प्लस 100 sin 30 मल्टीप्लाई बाय 100 sin 30 माइनस जी टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा आना चाहिए। 100 स्क्वायर cos स्क्वायर 30 प्लस 100 स्क्वायर sin स्क्वायर 30 माइनस 100 sin 30 इंटू जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन में हम 100 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो 100 स्क्वायर जैसे आप कॉमन लेंगे 100 स्क्वायर, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसके बाद माइनस 100 जी टी इंटू साइन 30, तो माइनस 100 इंटू जी की वैल्यू 10 रखेंगे टी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। सो 100 स्क्वायर, देखिए ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 5 टी आ जाएगा, 100 इंटू 5 टी आ जाएगा। सो यहाँ से 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू टी आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स आएगा। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसकी है 2u साइन थीटा बाय जी, तो 2 इंटू 100 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी तो 10 सेकेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट आ रही है। 100 मीटर पर सेकेंड है। पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो यू एक्स 100 cos 30 और यू वाई 100 sin 30 होना चाहिए था। तो यहाँ से इसमें 100 sin 30, तो इधर 50 हो गया हमारा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई बाई जी, तो 2 इंटू 50/10, तो ये 10 सेकेंड्स की टाइम ऑफ फ्लाइट और हमारा टाइम 20 आ रहा है।
गलती मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पर। चलिए 20 है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर टाइम फ्लाई तो 10 सेकेंड्स है इसकी। चलिए, a ball is projected on a smooth inclined plane in direction perpendicular line of greatest slope. The velocity is 8 मीटर पर सेकेंड. Find the speed after 1 सेकेंड. डायग्राम में आपको सिंपल दिख रहा है। सो यहाँ पर आप जो mg लगेगा उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो डायग्राम अगर ऐसे बनाएंगे आप, तो mg के दो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। 37 डिग्री का ये एंगल आपको दिख रहा है, 37 डिग्री का एंगल। सो यहाँ से जो पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, वो लगेगी g sin 37। इस डायग्राम में अगर आप बनाएंगे तो आपको दिखेगी ये फोर्स ऐसी, ये फोर्स जो लगेगी, ये फोर्स है, तो इसका एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा g sin 37। इस डायरेक्शन में कोई x डायरेक्शन में ax इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो पार्टिकल इस प्रकार से मूव करेगा। तो अब यहाँ पर जो आपकी स्पीड आएगी, जो स्पीड आएगी v, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे x और y, ये दोनों आपको निकालने हैं और स्क्वायर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ से आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, या एट लिख देते हैं, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, vx तो आपका एज इट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मगर vy जो आ जाएगा आपका, vy uy प्लस ay इंटू टी आ जाएगा। और uy 0 है बट ay कितना है, g sin 37। तो अब यहाँ पर g sin 37 लगेंगे, g इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। तो 10 इंटू 3/5 दैट मीन्स ये 2 6 आ जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू टी कितना है, 1 है, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से जो स्पीड आएगी, स्पीड ये क्या हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। तो vx कितना है आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन्स ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 10 आ गया।